मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मेरी खुद की दुकान थी। जब मेरी शादी रीना से हुई तब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही मेरे और रीना में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। मैंने झगड़ालू और दबंग पत्नी से आपसी कलह के चलते दुखी जिंदगी देने वाला तलाक रूपी जहर पी लिया। अगर रीना मेरी माँ की सेवा करने की आदत बना लेती तो मैं उसका हर सितम हंसते हंसते सह लेता, मगर अब मुझसे अपनी माँ की बेइज्जती सहन नहीं होती थी। ऐसी पत्नी का क्या करना जो अपना ज्यादातर समय टेलीविजन देखने या मोबाइल फोन पर अपने घर वालों या सखी सहेलियों के साथ गुजारे और घर के सारे काम मेरी बूढ़ी माँ को करने पड़े। बार बार समझाने पर भी रीना नहीं मानी, उल्टे मुझ पर गुर्राते हुए माँ का ही कसूर निकालने लगती। तो मैंने यह कठोर फैसला ले लिया। रीना तलाक पाने के लिए अदालत में तो खड़ी हो गई, मगर उसने अपनी गलतियों पर गौर करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस तरह मैंने तकरीबन 5 लाख रुपए गंवाकर अकेलापन भोगने के लिए तलाक रूपी साब झेल लिया। ऐसा नहीं था कि रीना से तलाक लेकर मैं सुखी था। खूबसूरत सांचे में ढली गदराए बदन वाली रीना मुझे अब भी तन्हा रातों में बहुत याद आती थी, लेकिन माँ के सामने मैं अपना दर्द कभी जाहिर नहीं करता था। लिहाजा मैंने अपना मन अपनी दुकानदारी में पूरी तरह लगा लिया। मैं मन लगाकर अपने दुकान में 15-16 घंटे काम करने लगा। काम खूब चलने लगा, रुपया बरस रहा था। एक दिन रविवार का दिन था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ हिसाब किताब लगा रहा था कि तभी मेरा मोबाइल फोन बज उठा। फोन उठाते ही किसी अजनबी औरत की बेहद मीठी आवाज़ सुनाई दी। मेरा मन रोमांटिक सा हो गया। मैंने पूछा तो दूसरी तरफ से घबराई झिझकती आवाज़ में बताया गया कि उस औरत की 5 साल की बेटी से गलती हो गई। माफ़ी मांगी गई। अरे अरे, इसमें गलती की कोई बात नहीं, बच्चे तो शरारती होते ही हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। इसके पापा घर में ही हैं क्या? मैंने पूछा तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने फिर पूछा तो उस औरत ने बताया कि उसने अपने पति का घर छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया? यह तो आपने गलत कदम उठाया। घर उजाड़ने में समय नहीं लगता, पर बसाने में जमाने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए और अपने पति के घर लौट जाना चाहिए। मैंने बिना मांगे ही उस औरत को उपदेश दे दिया। औरत ने दुखी मन से बताया, ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था। अगर मैं ऐसा न करती तो वह जालिम हम माँ बेटी को ही मार डालता। देखो, घर में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, मिल बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। एक बार घर की गाड़ी पटरी से उतर गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा अपने घर लौट जाना बेहद जरूरी है। लौट जाओ वापस, बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैंने रास्ते से भटकी हुई उस औरत को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर मेरा यह उपदेश सुनकर वह औरत मानो गरज उठी। जो आदमी अपराध करके बार बार जेल जाता रहता है, जब वह जेल से बाहर आता है तो मेहनत मजदूरी के कमाए रुपये छीनकर फिर नशे में अपराध करके जेल चला जाता है। तो हम उस राक्षस के पास मरने के लिए रहते? अगर तुम अब यही उपदेश देते हो तो तुम ही हम माँ बेटी को उस जालिम के पास छोड़ आओ, हम तैयार हैं। उस परेशान औरत ने अपना दर्द बटाकर मुझको लाजवाब कर दिया। यह सुनकर मुझको सदमा सा लगा। मैं सोच रहा था कि जवान औरत अपनी मासूम बेटी के साथ अकेले बेरोजगारी के हालत में अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी। यकीनन ऐसे मजबूर इंसान की जरूर मदद करनी चाहिए। वैसे भी मुझको औरतों के सामान वाले जनरल स्टोर पर किसी औरत को रखना था। अगर यह मीठी बोली बोलने वाली औरत ऐसे ही दुकान पर ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करेगी तो दुकान जरूर चल सकती है। मैंने उससे पूछा, क्या आप पढ़ी लिखी हैं? क्या मतलब? उस औरत ने चौंकते हुए पूछा। मेरा मतलब यह है कि मुझे अपने जनरल स्टोर पर
जिसमें लेडीज सामान ही बेचा जाता है। सेल्स गर्ल की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ। इस तरह आपके खर्चे पानी की समस्या का हल भी हो जाएगा। क्या आप मुझे 12,000 रुपये महीना तनख्वाह दे सकते हैं? उस औरत ने चहकते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मेरी दुकान पर 12 घंटे काम करेंगी तो मैं आपको 12,000 रुपये से ज़्यादा भी दे सकता हूँ। या तो तुम्हारे काम पर निर्भर करता है कि तुम आने वाले ग्राहकों को कितना प्रभावित करती हो। काम तो मैं आपके कहे मुताबिक ही करूँगी। बस मुझे मेरी बेटी की परेशानी रहेगी। अगर मेरी बेटी की रहने का समस्या का हल हो जाए तो मैं आपकी दुकान पर 14 घंटे भी काम कर सकती हूँ। बेटी को संभालने वाला कोई तो हो, वह औरत बोली। मैं आपकी बेटी को सुबह स्कूल छोड़ आऊँगा। छुट्टी के बाद उसे मैं अपनी माँ के पास छोड़ आया करूँगा। इस तरह आपकी समस्या का हल भी निकल आएगा और घर में मेरी माँ का दिल भी लगा रहेगा। आपकी बेटी भी महफूज रहेगी, मैंने बताया। वह औरत खुशी के मारे चहक उठी। फिर बताओ, मैं तुम्हारे पास कब आऊँ? अपनी दुकान का पता बताओ, मैं अभी आकर तुमसे मिलती हूँ। तुम मुझे नौकरी दे रहे हो, मैं तन मन से तुम्हारे काम आऊँगी, गुलाम बनकर रहूँगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरे मन में विचार आया कि अगर वह औरत अपने काम के प्रति ईमानदार रहेगी तो मैं उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। उसकी मासूम बेटी को मैं अपने खर्चे पर ही पढ़ाऊंगा। तभी मेरे मन में यह भी ख्याल आया कि मैं पहले उसके घर जाकर उसे देख तो लूं। उसकी आवाज़ ही सुनी है, उसे कभी देखा नहीं है। उसके बारे में जानना जरूरी है। लाखों रुपयों का माल है दुकान में, उसके हवाले करना कहाँ तक ठीक है। मैंने उस औरत को फ़ोन किया और बोला, पहले आप अपने घर का पता बताएं। आपका घर देखकर ही मैं कोई उचित फैसला कर पाऊंगा। वह औरत कुछ कह पाती इससे पहले ही मुझको उस घर से मर्दों की आवाज़ें सुनाई दी। वह औरत लहजा बदल कर बोली, अभी तो मेरे 2 भाई घर पर आए हुए हैं, तुम कल शाम को आ जाओ। मैं तन मन से आपकी दुकान में मेहनत करूंगी और आपकी सेवा भी करूंगी। आपकी उम्र कितनी है? उस औरत ने पूछा। मेरी उम्र तो यही बस 35 साल के करीब होगी। अभी मैं भी अकेला ही हूँ। पत्नी से आपसी मनमुटाव के चलते मेरा तलाक हो गया है। मैंने भी अपना दुख जाहिर कर दिया। यह सुनकर तो वह औरत खुशी के मारे चहक उठी थी। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा साथ साथ काम करने में। मेरी उम्र भी 30 साल है। मैं भी अकेली, तुम भी अकेले। हम एक दूसरे की परेशानियों को दिल से समझ सकेंगे। इतना कहकर उस औरत ने शहद घुली आवाज में अपने घर का पता बताया। उस औरत ने अपने घर का जो पता बताया था वह कॉलोनी तो मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर थी। मैंने अपनी माँ से उस औरत के साथ हुई सारी बातें बताई। माँ ने सलाह दी कि अगर वह औरत ईमानदार और मेहनती है तो मुझे अभी उसके घर जाकर उसके भाइयों के सामने बात पक्की करनी चाहिए। मुझको अपनी माँ की बात सही लगी। मैंने फ़ोन किया तो उस औरत का फ़ोन बंद मिला। मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और चल दिया उसके घर की तरफ, मगर घर का गेट बंद था। गली भी आगे से बंद थी। वहाँ खास चहल पहल भी नहीं थी। मकान भी मामूली सा था। गली में एक बूढ़ा आदमी नजर आया तो मैंने अदब से उस औरत का नाम लेकर उसके घर का पता पूछा। बूढ़े ने नफरत भरी निगाहों से मुझे घूरते हुए सामने मामूली से मकान की तरफ इशारा किया। मुझको उस बूढ़े के बर्ताव पर गुस्सा आया, मगर उसकी तरफ ध्यान न देते हुए बंद गेट तो नहीं खटखटाया, मगर गली की तरफ बना कमरा जिसका दरवाजा गली की तरफ नजर आ रहा था उसी को थपथपाकर कड़कती आवाज में उस औरत को आवाज लगाई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला तो एक हट्टी कट्टी बदमाश सी नजर आने वाली औरत मुझको देखते ही गरज उठी। क्यों रे, हल्ला क्यों मचा रहा है? ज्यादा सुलग रहा है? फोन करके आता। देख नहीं रहा कि हम आराम कर रहे हैं? अगर हमारे चौधरी जी को गुस्सा आ गया तो तेरा राम राम सत्य हो जाएगा। अब तू निकल ले यहाँ से, वरना अपने पैरों पर चलकर जा नहीं सकेगा। अगली बार फोन करके आना। चल भाग यहाँ से।
उस औरत ने अपने पास खड़े दो बदमाशों की तरफ देखते हुए मुझको ऐसे धमकाया जैसे वह वहाँ की नामचीन हस्ती हो। अपनी औकात में रहे, गंदगी में मुंह मारने वाली औरत, मैं यहाँ बिना बुलाए नहीं आया हूँ। मेरा नाम अजय है। अगर मैं कल शाम को यहाँ आता तो तुम्हारी इस दुकानदारी का मुझे कैसे पता चलता? कहो तो अभी पुलिस को फोन करके बताऊं कि यहाँ क्या गोरख धंधा चल रहा है। मैंने धमकी दी। मैं समझ गया था कि उस औरत ने अपनी सेक्स की दुकान खूब चला रखी है। वह तो मेरी दुकान का बेड़ा गर्क करके रख देगी। मैंने मन ही मन अपनी माँ का एहसान माना, जिनकी सलाह मानकर मैं आज ही यहाँ आ गया था। उस औरत के पास खड़े उन बदमाशों में से एक ने शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कहा, अबे तुम हमें पुलिस के हवाले करेगा? हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर मैं दिलेर था। मैंने लड़खड़ाते उस शराबी पर 3-4 थप्पड़ जमा दिए। वह धड़ाम से जमीन चाटता हुआ नजर आया। यह देखकर वह औरत, जिसका नाम सीमा था, ने जूते चप्पलों से पिटाई करते हुए कमरे से उन दोनों आशिकों को भगा दिया। सीमा हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ा उठी, अजय जी, मैं अकेली औरत समाज के इन बदमाशों का मुकाबला करने में लाचार हूँ। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मुझे दुखियारी को तुम अभी अपने साथ ले चलो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी हर बात मानूंगी। सीमा बड़ी खतरनाक किस्म की नौटंकीबाज औरत नजर आ रही थी। अगर आज मैं आंखों देखी मक्खी निगल लेता तो यह मेरी गलती होती। मैं बिना कोई जवाब दिए अपनी राह पकड़ घर की तरफ चल दिया। हर दिन नया मर्द देखने वाली सीमा अपना दुखड़ा रोते हुए बार बार मुझे बुला रही थी, पर मैं समझ गया था कि ऐसी औरतों की जिस्म की दुकान हो या जनरल स्टोर, वे हर जगह बेड़ा गर्क ही करती हैं।